नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अजीत द्विवेदी जी, राहुल महाजन जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बात दमदार 10 में सबसे पहले पश्चिम बंगाल चुनाव की। आज से ठीक 20 दिन के बाद बंगाल में पहले चरण की वोटिंग है, लेकिन उससे पहले बंगाल में जबरदस्त बवाल है। कभी आसनसोल में मंदिर में तोड़फोड़ हो जाती है, कभी मुर्शिदाबाद में शोभा यात्रा पर बवाल हो जाता है। हद तो अब हो गई जब मालदा में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच करने के लिए पहुंची जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को ही बंधक बना लिया जाता है। 3 तस्वीरें मैं अलग अलग क्षेत्रों की आपके सामने रख रही हूं, कूच बिहार से लेकर दुर्गापुर और मालदा की यह तस्वीर। और सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, तब कहीं जाकर बंगाल पुलिस जगी। उपद्रवियों के चंगुल से 7 न्यायिक अधिकारियों को छुड़वाया गया। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी मालदा में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एफआईआर को लेकर उपद्रव हुआ। ऐसा नहीं है कि बवाल केवल मालदा में हुआ, कूच बिहार से लेकर दुर्गापुर तक में यह हंगामे की तस्वीर थी। टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी झड़प की तस्वीर सामने आई। सबसे पहले बात मालदा की इसलिए कर लें क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सख्त टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद चुनाव आयोग ने मामले की एनआईए जांच के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग का आदेश मिलते ही एनआईए ने इसकी जांच भी शुरू कर दी। एनआईए की टीम आज पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंचेगी और घटनास्थल की जांच करेगी। इस मामले में एनआईए ने प्रारंभिक जांच शुरू की है। आपको एक बार पहले पूरी घटना बता देती हूं। बुधवार को मालदा के कलियाचक में 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। उन्हें करीब 8 घंटे तक उपद्रवियों ने बंधक बनाए रखा और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कहीं जाकर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बंगाल के डीजीपी से बात की और फिर वहां पर पुलिस पहुंची। ये पूरी घटना जरा मैं इसको आम बोलचाल की भाषा में समझाऊं। जुडिशियल कमिश्नर जितने थे, जिनकी संख्या 7, उनके साथ कमरे में एक 5 साल का बच्चा भी मौजूद था। पहले ही कह दिया गया, पुलिस को इत्तला दे दी गई कि माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा, स्थिति हाथ से बाहर जा सकती है। और ये दोपहर के 3:30 बजे इत्तला किसे दे दी गई? पुलिस को इत्तला दे दी गई। रात 8:30 बज गए, लेकिन रात 8:30 बजे तक ना वहां पर थाने के अधीक्षक पहुंचते हैं, ना वहां पर पुलिस की टीम पहुंचती है। इसके बाद फिर कहीं जाकर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इन्वॉल्व किया जाता है। वो किससे बात करते हैं? डीजीपी से बात करते हैं और फिर सीजीआई को मामले की पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। और तब तक क्या हो रहा है? केवल हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़। ये मालदा की कलियाचक की स्थिति थी। और सीजीआई ये कह रहे हैं कि सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात तो ये है कि ये राज्य इतना ध्रुवीकृत हो गया है। सीजीआई ये कह रहे हैं कि स्थिति ये है कि हर कोई एक राजनीतिक उद्देश्य से ही बात करता है और बात समझता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर को वहां पर बंधक बनाने की ये सोची समझी साजिश थी। मैं आगे की तस्वीर आपके सामने रखूं। एनआईए क्या कर रही है? ये तो प्रयोगशाला बना के अजीत जी काम किया गया। मतलब दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात 8:30 बज जाए, क्या थाना अधीक्षक मौके पर नहीं पहुंच सकता था? किसके इशारे का इंतजार कर रहा था वो? ये एक बड़ा फेल्योर है। सारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सब का एक बड़ा फेल्योर है। और ये काम तुरंत नहीं हुआ था। जब इन जो जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, एक तो पहला सवाल यही है कि एक तो बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ने इन्वॉल्व किया जुडिशियल ऑफिसर्स को ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए। ये काम नहीं होता जुडिशियल ऑफिसर्स का। लेकिन जब स्थिति इतनी बिगड़ गई कि चुनाव आयोग में वोटर लिस्ट का काम फाइनल नहीं हो रहा था, तो 3 राज्यों के जुडिशियल ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किया गया। और जुडिशियल ऑफिसर्स और आम दर्शकों को भी समझ में आए कि आप ये समझ लीजिए, आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में बैठने वाले मजिस्ट्रेट है, जज हैं, आपके कोर्ट के मजिस्ट्रेट, एडिशनल जजेज, ये सब लोग जाकर के उड़ीसा से, झारखंड से और बंगाल से इसका असर न्यायिक कामों पर पड़ रहा है, वो कर रहे हैं लगातार। और एक दिन में लाखों, मतलब 2-2 लाख एप्लीकेशन वो लोग निपटा रहे हैं। उसी सिलसिले में 7 जज वहां गए और ये सूचना मिली, पता नहीं कैसे सूचना दी गई, किसी ने जानबूझ करके दी और हजारों लोग वहां जमा हो गए। और जो सुप्रीम कोर्ट की कल की टिप्पणी है, रात 11 बजे की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि 11 बजे रात तक कलेक्टर नहीं पहुंचा हुआ। जब इतनी बड़ी घटना हो रही थी, जिले के कलेक्टर की, जिले के एसपी की एकदम जिम्मेदारी बनती है कि आप पहुंचे। ये सही है कि सेंट्रल फोर्सेज के हाथ में जिम्मेदारी है, लेकिन सेंट्रल फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करती है। उनको कमांड स्टेट गवर्नमेंट को देना होता है। एसपी और कलेक्टर की जिम्मेदारी बनती है कि आप जाएं, और लोग घेर करके खड़े हैं उस बिल्डिंग को चारों तरफ से, निकलने के रास्ते बंद कर दिए गए हैं। कलेक्टर की जिम्मेदारी है, डीजीपी की जिम्मेदारी है। माना कि
केंद्र के वो है कि लेकिन आयोग के पास चला गया, चुनाव आयोग के पास। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपनी आंखों के सामने हंगामा होते हुए देखेंगे और उसके बाद हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे जब तक कि सीजीआई इन्वॉल्व नहीं होते, जब तक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व नहीं होते। और उसमें भी सीजीआई ये कह रहे हैं कि रात 2:30 बजे तक मैं इस पूरे मामले की अपडेट लेता रहा। और आपको क्या, अच्छा ये सरकार पर है और वहां की उन्होंने नाम लेकर नहीं बोला, ना डीजीपी का उन्होंने नाम लिया, ना पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का उन्होंने नाम लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा ना कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आपको क्या लगता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां पर हो क्या रहा है। सोची समझी रणनीति के तहत ये किया गया है, डराने की ये कोशिश की गई है, चुनावी प्रक्रिया को खराब करने की ये कोशिश की गई है। अब नाम लेकर नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस पर टिप्पणी की। माल्टा हिंसा मामले की अभी एनआईए जांच कर रही है। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही है वो आपको सुनाते हैं। কিন্তু কালকের একটা ঘটনা সব ঘটনাটাকে নষ্ট করে দিয়েছে। আমি জানি না কারা এটা করেছে, প্ল্যান করে করেছে ডেফিনেটলি, আমি তো নিজেই কিছু জানি না। আমার খুব মনে হচ্ছে একমাত্র মানুষ ছাড়া আর কেউ আমার সাথে নেই, সবটাই কেড়ে নিয়েছে। এবার ওরা ইলেকশনটা বাতিল করার চক্রান্ত করছে। একটা ঘটনা নিয়ে বলে দিচ্ছে সারা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবস্থা খারাপ, একটা ঘটনা আপনারা বানাবেন আর সেই ঘটনা নিয়ে সারা বাংলার বদনাম হবে। कौन बदनाम कर रहा है? ये जो अभी राहुल महाजन जी ये कह रही है ममता बनर्जी, ये एक साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश हो रही है बंगाल को। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बंगाल में ये पहली बार नहीं हो रहा है। बंगाल में पहले भी जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनके साथ ये हरकतें हो चुकी हैं। तो बंगाल का माहौल जो है वो काफ़ी ख़राब है इस मामले में। और दूसरा ये भी है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है बंगाल का वो किस तरह से काम कर रहा है ये भी समझ आता है। एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है चुनावों के बीच में, ये भी समझ आता है। और ये भी बात है कि अगर वो स्टेट के ऑफिशियल्स हैं तो कहीं ना कहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि वहाँ पर जो माहौल है बहुत ही पोलराइज्ड है, तो ये वहाँ पर जो सरकार है उसका भी और जो सारे दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इसमें कंट्रीब्यूशन है कि इस तरह का माहौल जो है वो पश्चिम बंगाल में है। दूसरी तरफ ये बिल्कुल साफ है कि इस तरह की घटना हुई है तो पूरी तरह से निंदनीय है। ये भी बात साफ है कि इस तरह से अगर आप जुडिशियल ऑफिसर्स को जो है वो बंधक बनाएंगे तो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सारा कुछ इसमें है। ये देखिए, ममता बनर्जी एक तरफ कह रही हैं कि बंगाल को बदनाम करने की ऐसी साजिश रची जा रही है, बीजेपी इसे लेकर एक अलग दावा कर रही है। बीजेपी नेता अमित मालवीय एक्स पोस्ट पर लिख रहे हैं एक तस्वीर के साथ, टीएमसी की मंत्री सबीना यास्मीन प्रदर्शनकारियों के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि इस घटना के पीछे खुद टीएमसी का हाथ है। जरा देखिए इस तस्वीर को। एक्शन लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन को अटैक कर रहा है। ये पीछे रूलिंग पार्टी है, वहां का पत्ता सिंह सबीना यास्मीन है, ये लोग बहुत दिन से कर रहा है। इसलिए बंगाल में चेंज चाहिए। ये तोड़फोड़ करने वाला आदमी, पत्थर छोड़ने वाला आदमी, आग लगाने वाला आदमी, नेशनल हाईवे को ब्लॉकेट करने वाला आदमी, इसको सबक सिखाना चाहिए। इसलिए यहाँ भाजपा सरकार चाहिए। अच्छा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इसे लेकर एक बड़ा दावा किया है। अधीर रंजन चौधरी का कहना यह है कि ममता बनर्जी दंगा भड़काना चाहती हैं, चुनाव जीतने के लिए वो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण भी करना चाहती हैं। मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी जब जितने कम है वो बेहतर होगी, क्योंकि ममता बनर्जी ज्यादा आने का मतलब ये होता है यह दंगा लगाना जरूरी हो। उनको ये दंगा लगाना ही पड़ेगी। पिछले बार मुझे हराने के लिए वो दंगा लगाई थी, वो भी राम नवमी के दिन पे। और उनके पार्टी के विधायक क्या कहा था सबको पता है। मैं बार बार इसमें जिक्र करूं ये बात, एक ही बात, ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद में जितने ज्यादा रुकेगी उतने ज्यादा ही यह दंगा लगने की संभावना बनेगी। अब जो बात एक विपक्ष की भाषा होती है वही भाषा अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। लेकिन अजीत जी, सवाल तो ये भी है कि जो फोटो पोस्ट की है अमित मालवीय ने, वो एक दावा कर रहे हैं कि यास्मीन जो टीएमसी की नेता हैं वो इन लोगों के साथ वहां पर धरना प्रदर्शन कर रही थी और तब ये पूरी घटना घटी है। इसके दो पहलू हैं। एक तो अधीर रंजन चौधरी की चिंता है, उनको अपनी चिंता है, अपने वोट की चिंता है, अपने इलाके की चिंता है, कांग्रेस की चिंता। उनको लग रहा है कि मुसलमान कांग्रेस को भी वोट देता है,
लेकिन अगर ममता बनर्जी इस तरह के काम करेंगी तो मुसलमान पोलराइज होगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, वो सारे वोट तृणमूल को चले जाएंगे। तो ये अधीर रंजन चौधरी की चिंता है। उनको लग रहा है कि ममता बनर्जी कम आए मुर्शिदाबाद में तो पोलराइजेशन कम होगा। ये तो खैर इनकी अपनी चिंता है। इन्होंने भी जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो स्थिति वहां बन रही है, जो डराने का मैसेज हो रहा है, दूसरी पार्टियों के जो समर्थक हैं वो वोट डालने न निकलें, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस न हो पाए, इस पर उनका नहीं है, उनकी चिंता अपनी है। खैर ठीक है, वो अपनी चिंता करें, चूंकि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उनको अपना चुनाव जीतना, अपना मुर्शिदाबाद जीतना एक जरूरी है उनके लिए। इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो लेडी या और भी दूसरे संगठन के लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों को समझाएं कि ये जुडिशियल ऑफिशियल्स हैं, इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो जुडिशियल ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं तुम्हारी मदद के लिए। इन जुडिशियल ऑफिशियल्स ने इन 60 लाख जो विचाराधीन वोटर्स हैं उनमें से 50 लाख से ज्यादा के अभी निस्तारण करके बिल्कुल किया है, उन लोगों ने किया। अगर वो नहीं जुडिशियल ऑफिसर्स 705 जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं लगाए रहते तो फिर इतने सर इसमें भी एक बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन मिल रही है मुझे अपने सोर्सेस के हवाले से कि जो बांग्लादेशी हैं जिन्हें यहां से निकालने के लिए या एलिमिनेट करने के लिए, वो जिसे कहते हैं डिटेक्ट करें, डिपोर्ट करें, जिसके लिए पूरी रणनीति चल रही थी, तो हमारे सोर्सेस तो कुछ ऐसे भी बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि उन्होंने तो इतने पक्के कागजात तैयार कर लिए हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं आ रही है। हाँ, नहीं आएगी समस्या कुछ जेन्युइन वोटर्स को जो मतलब मूल रूप से पश्चिम बंगाल के हैं उनके सामने ये समस्या जरूर आ रही है। यास्मीन जिसकी हम बात कर रहे थे, उनका भी एक बयान सामने आया है। यास्मीन क्या कह रही हैं वो भी आप सुने। जो भी लड़ाई है हम लोग लड़ूंगी, अपने अधिकार के लिए लड़ूंगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके नहीं। लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके कोई भी हम लोगों को मूवमेंट नहीं करना चाहिए। जो सब हो रहे हैं ये सही बात नहीं है, क्योंकि एक वोट दान ये एक आनंद का विषय होता है। वो लोगों का अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स आ रहे हैं, ये नेगेटिव फीलिंग्स का मैं कदर करती हूँ, लेकिन ये भी बोलूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करके कोई मूवमेंट नहीं करना चाहिए। देखिए बीजेपी मालदा आने से वो सबीना यास्मीन को ही देखता है, किसी को और ढूंढ नहीं पाता है। ये सुन के मेरा कान पच गया है। इतना सस्ता का राजनीति नहीं है। बड़ी खबर आपको दे दे, मालदा हिंसा मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन किया है। मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार किया गया है। बागडोगरा एयरपोर्ट से मोफक्करुल गिरफ्तार किया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं मोफक्करुल, ये अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, हाँ, ये मालदा हिंसा मामले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं अगर केवल मालदा की ही अगर डेमोग्राफी की भी बात करूं और फिर यहाँ के चुनावी परिणामों से भी इसे समझने की कोशिश करूं, राहुल जी, ये मालदा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 12 विधानसभा सीटें, जिसमें से 2 मुर्शिदाबाद की भी हैं। यहाँ पर मुकाबला बड़े कांटे का रहा है हमेशा से बीजेपी और टीएमसी के बीच में। मैं और ज्यादा पुराने इलेक्शन की बात नहीं करती हूँ, लेकिन 2021 में और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ये मुकाबला बराबरी का रहा। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटें निकाली, तो 6 सीटें निकालने में कामयाब इधर बीजेपी भी रही। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में इन्हीं 12 विधानसभा सीटों में जब हमने नतीजा देखा तो 6-6 का बराबरी का ये मुकाबला था, जहां बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए दिख रही थी। इस बार ये इक्वेशन कैसे चेंज हो रहा है? ये क्यों इतनी बेचैनी यहां पर दिखाई दे रही है मालदा में? देखिए, इक्वेशन इसलिए भी थोड़ा बहुत चेंज है क्योंकि नए फैक्टर्स भी यहाँ पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके साथ जो दूसरे हुमायूं कबीर हैं, और दूसरा टीएमसी को ये भी लगता है कहीं ना कहीं वोट बट ना जाए, मुस्लिम वोट जो है अगर वो बटा तो ये सारे इलाके, देखिए अगर आप ये बात करेंगे, मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, इस सारे इलाकों की बात करेंगे, तो ये टीएमसी इससे अपना मानती है कि यहाँ पे हमारा अच्छा खासा प्रभुत्व है और है भी। तो ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बढ़ता है तो उसके लिए मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन हिंदू वोट्स का हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा। ये सारी बातें तो इस सारे में है ही। मुस्लिम वोट टूट सकता है यहाँ पर, ये बड़ी चिंता है। ये बड़ी चिंता है और इसी की तरफ वो भी इशारा कर रहे थे, अधीर रंजन चौधरी भी। उनको वो जितना वो कह रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इस बार कम से कम मुर्शिदाबाद मालदा इलाके में कुछ अच्छा करने की स्थिति में है और इससे ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ी होगी। लेकिन ये जो घटनाक्रम हुआ है मीनाक्षी जी, इससे स्थितियां बहुत कॉम्प्लिकेट हो गई हैं वहाँ।
जटिल हो गई हैं स्थितियां। अभी अभी मतदाता सूची पूरी फाइनल नहीं हुई है। अभी कम से कम 24 लाख लोगों के नाम कटने हैं जिनके नाम ट्राइब्यूनल्स को फाइनल करने हैं। अभी ये अगर जुडिशियल ऑफिशियल्स अगर छोड़ दें ये जो अभी काम हो रहा है तब तो सबके नाम कट जाएंगे। और जब सबके नाम कट जाएंगे फिर बिना फाइनल मतदाता सूची के लाखों लोगों को छोड़ करके क्या चुनाव हो सकता है? तारीख आगे बढ़ाने के लिए कोई साजिश तो नहीं है? नहीं, तारीख आगे बढ़ सकती है। ये लोग नहीं करेंगे साजिश। ये लोग तो चाहेंगे, बीजेपी ममता बनर्जी तो हर हाल में चाहती है कि चुनाव हो जाए सही समय पर हो जाए, क्योंकि 7 मई से अगर तारीख बढ़ी आगे तो राष्ट्रपति शासन लग जाएगा वहां। और वो ऐसी परिस्थिति बिल्कुल नहीं चाहेंगी। ये कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसी स्थिति हो जाए कि वो राष्ट्रपति शासन में चुनाव हो। लेकिन जैसे एनआईए की एंट्री हुई जांच में, इसका मतलब एनआईए की एंट्री आती है, कोई बाहरी लिंक हो, घुसपैठियों का लिंक हो, आतंकवाद का लिंक हो। एनआईए तो ऐसे साधारण लॉ एंड ऑर्डर की जांच करने नहीं जाती है ना। तो एनआईए की जांच में अगर कुछ ऐसी चीजें निकलती हैं और नेशनल सिक्योरिटी का कंसर्न कोई आता है तब तो स्थिति और उलझ जाएगी। अच्छा, बात असम चुनाव की भी कर ले। खबरें बहुत सी हैं, राजनीतिक खबरें। असम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। ओवैसी असम चुनाव में बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए वोट मांग रहे हैं। कल ओवैसी ने मोरीगांव में एक चुनावी रैली की। यहां उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंता के कमर तोड़ने वाले बयान पर पलटवार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, आप सीधा उन्हीं की जुबानी सुनिए। इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख के दिन तुम्हारे सियासी ख्वाब को मियां बर्बाद कर देगा। अपने वोट के जरिए बता देगा कि जो हमको धोखा देते हैं हम उनका साथ नहीं दे सकते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अमीनुल इस्लाम को जेल में क्यों डाला गया? कोई कांग्रेस का नेता जेल गया? कोई गया जेल में? गया तो नाम बताओ। जेल में उसको डालते हैं जिससे डरते हैं। जेल में डाल दिया अमीनुल इस्लाम को, मगर अमीनुल इस्लाम 8 महीने जेल से निकल कर आया तो और ज्यादा बोल रहे थे। आज हेमंत, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी जेल हमारे हौसलों को कमजोर नहीं कर सकेगी। तुम्हारी जेल हमारे दिलों में खौफ नहीं पैदा कर सकेगी, इसलिए कि मियां डरता तो अल्लाह से, किसी और से नहीं डरता। हम हेमंत बिस्व शर्मा से कह रहे हैं कि तुम मियां को डरा सकते, तुम मियां को डरा सकते, मगर हम डरने वाले नहीं हैं। तुम हमारी कमर तोड़ना चाहते हेमंत साहब, आप हमारी जान ले लो। बोलो कहां पर आओ, गोली कहां मारते बताओ, मैं मरने तैयार हूं। मगर याद रखो, दुनिया जब तक, मियां जब तक जिंदा रहेगा, दुनिया उस वक्त तक रहेगी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल न्यूज है राघव चड्ढा को लेकर, आम आदमी पार्टी को लेकर। राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया गया है। राघव चड्ढा की जगह अशोक मित्तल को डिप्टी लीडर बनाया गया है। इस पर राघव चड्ढा का पहला रिएक्शन आया। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके लिखा, खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं, आम आदमी को मेरा संदेश। ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ, लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही
मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जो बात राघव चड्ढा ने कही, मैं सवाल वहीं से उठा लेती हूं। राघव चड्ढा ये कह रहे हैं ना कि मैं आपसे हूं, मैं आपके लिए हूं। मेरा प्रश्न ये है अजीत जी, ये आपसे भी हैं और आपके लिए भी हैं, लेकिन क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए अब हैं या दिन पूरे हुए? इसको एक तरफ से अपनी बात ये कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की असली बात ये है कि जिस समय जरूरत थी, जिस समय चुनाव चल रहे थे, जिस समय सब लोग जेल में थे, सारे नेता, जिस समय सारे नेता जेल में थे आम आदमी पार्टी के, तब राघव चड्ढा विदेश में थे। जब चुनाव चल रहे थे तब भी वो गायब रहे। अभी जब अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया कोर्ट से, उनका कोई बयान नहीं आया राघव चड्ढा का, तो आपके तो रह ही नहीं गए थे। आप मतलब आम आदमी पार्टी के ये नहीं रह गए थे। आप ये जो आप कह रहे हैं मतलब आम जनता उसके थे, लेकिन जो आम आदमी पार्टी है जिसने इनको राज्यसभा भेजा उसके नहीं रह गए थे। ये इन्होंने ये 3-4 इशू हैं, जब ये मौके पर जरूरत थी ये गैर हाजिर रहे, वहां नहीं मिले उनको आम आदमी पार्टी को। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने इनको उपनेता बना करके रखा हुआ था। अब सबसे बड़ा जो अब इनको मुश्किल ये आई है कि 10 एमपी हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के, और 10 एमपी की पार्टी को पर्याप्त समय मिलता है बोलने के लिए जी। तो उपनेता के नाते इनको बहुत समय मिलता था बोलने के लिए, तो अब वो समय इनको नहीं मिल पाएगा। उपनेता पद से हट गए तो वो समय नहीं मिलेगा। एक इंडिविजुअल एमएलए को जितना, एमपी को जितना टाइम मिलता है या पार्टी जो अलॉट करेगी उस टाइम में आप बोल पाएंगे। लेकिन अब इन्होंने जो पोजीशनिंग की है मीनाक्षी जी, उस पोजीशनिंग में सभापति महोदय इनको वैसे भी बहुत टाइम देंगे। इनका जिस तरह का रुझान दिख रहा है आम आदमी पार्टी के बाद, इनको सभापति महोदय पर्याप्त टाइम देंगे बोलने के लिए, इसकी चिंता न करिए। नहीं, लेकिन वाकई में आम आदमी पार्टी के नजरिए से भी देखें तो उन्होंने कुछ खोया भी है। अगर वाकई में ये खोया आम आदमी पार्टी ने? राज्यसभा, एक अच्छा वक्ता, राज्यसभा किस लिए दिया जाता है? मतलब विषय उठाने के लिए ज्यादातर किस लिए दिया जाता है? या तो आपको ऑब्लाइज करना है, या किसी इंडस्ट्री, ऐसे ही देखा ना हमने, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया, किसी उसको दे दिया, या फिर आपके लिए कोई जो इंडस्ट्रियलिस्ट खड़ा है उसको दे दिया। यही ज्यादातर देखा गया। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, धरातल की सच्चाई है ये। तो आम आदमी पार्टी ने भी इन पे एहसान किया था। इन्होंने कौन से चुनाव जीत लिए थे? बात लेकिन अच्छी उठा रहे थे, जनता से जुड़ी हुई बातें थी और उसका निस्तारण भी हो रहा था। इंपॉर्टेंट ये है, वरना विषय तो बहुत सारे उठाए जाते हैं, लेकिन सरकार विपक्ष के सांसद के विषय का निस्तारण भी करते, ये भी जबरदस्त बात है। आज ईरान युद्ध का 35वां दिन है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान ने उनकी बात नहीं मानी, उनकी शर्तों के साथ डील नहीं की, तो वो ईरान को स्टोन एज यानी कि पाषाण युग में पहुंचा देंगे। ट्रंप की सेना ने ईरान में तबाही शुरू भी कर दी। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े ब्रिज को मिसाइल मारकर तबाह कर दिया। इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर है कि करज और तेहरान के बीच ब्रिज को उड़ाने के बाद ट्रंप ने ईरान को एक नई धमकी दी। ट्रंप ने कहा है कि ब्रिज के बाद अगला नंबर पावर प्लांट का होगा। अमेरिका की सेना ने अभी तक ईरान में जो कुछ भी बचा है उसे खत्म करना अभी शुरू ही नहीं किया है। इससे पहले कि देर हो जाए ईरान डील कर ले। ट्रंप ने कहा कि ईरान में नई सरकार के नेताओं को पता है कि क्या करना है और उन्हें यह काम जल्दी करना होगा। अमेरिका और इजरायल अब एक एक करके ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निस्तो नाबूद कर रहे हैं। अमेरिका ने तेहरान और करज के बीच B1 ब्रिज को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया। यह ईरान का सबसे बड़ा ब्रिज था। यह ब्रिज 37,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ था और अमेरिका का कहना यह है कि उस ब्रिज से ईरान की फौज लॉजिस्टिक सप्लाई कर रही थी। वहीं ईरान का कहना है कि यह ब्रिज अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था। इस पर हमला करके अमेरिका और इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है। इधर किरमानशाह में डेंटल यूनिवर्सिटी पर भी बमबारी हुई। अमेरिका के हमले में डेंटल यूनिवर्सिटी तबाह हो गई। एक निर्माणाधीन ब्रिज पर हमला करना, फिर एक डेंटल यूनिवर्सिटी पर हमला करना। अब डेंटल यूनिवर्सिटी पे हमला क्यों किया गया, ये एक सवाल। तेहरान के मेडिकल रिसर्च सेंटर पर भी हमला हुआ है। 100 साल पुराना मेडिकल रिसर्च सेंटर है ये, जिस पर अटैक हुआ और उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ईरान के प्रमुख बायोटेक केंद्र पर यह बमबारी की तस्वीरें हैं। इधर एक और बड़ी खबर, मशहद एयरपोर्ट के पास भी अटैक हुआ है। हरम के पास बमबारी की गई है।
हालांकि बमबारी की वजह से हरम को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। अब मैं कुछ और इस जंग से जुड़ी हुई तस्वीरें आपके सामने रखूं, लेकिन उससे पहले एक चर्चा अब शुरू कर देते हैं इस पर। ये जो तस्वीर देखने को मिल रही है, ये तस्वीर वाकई में ईरान के लिए भयानक है कि आप उनके उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक कर रहे हैं जो कि उनके विकास की एक नींव है। आप उसमें आप चाहे डेंटल कॉलेज हो जहाँ पे उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हो, चाहे वो ब्रिज है। अमेरिका खुद ये कह रहा था कि वो 2 से 3 हफ्ते में युद्ध से निकल जाएगा और 6 तारीख तक पावर प्लांट पर कोई बमबारी नहीं होगी, लेकिन ये ताज़ा हमला बता रहे हैं कि ट्रंप बमबारी करेंगे। नहीं कर रहे हैं। देखिए इतना गुमराह कर रहे हैं ट्रंप। एक तरफ तो वो कह रहे हैं कि नई सरकार को पता है कि क्या करना है, तो नई सरकार कब आ गई ईरान में कब नई सरकार आई? एक तो ईरान से ये खबरें आई हैं कि वहाँ अब IRGC ने टेक ओवर कर लिया है। वहाँ राष्ट्रपति जो मसूद पेजेस्कियान हैं उनकी हैसियत कम हो गई है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुस्तफा खमेनाई से वो मिलने की कोशिश कर रहे हैं और मिलने नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब IRGC ने कंट्रोल कर लिया है, जो सबसे कट्टरपंथी ताकत है। अब ट्रंप कहते हैं कि नई सरकार जो वो कम कट्टरपंथी है और समझौते के लिए ज्यादा तैयार है। यहाँ उल्टी खबर है कि IRGC ने कंट्रोल किया जो ज्यादा कट्टरपंथी है। तो एक तो ये कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। वहां कोई नई सरकार अभी नहीं आई है, IRGC अपनी लड़ाई लड़ रही है, एक बात। और ये ईरान के खिलाफ ये जो हमले हैं ये ईरान के लिए भयावह नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए भयावह है, पूरी मानवता के लिए। अब युद्ध के आप जब बेसिक नियम समाप्त कर देंगे तो उसके बाद कोई भी देश कहीं भी हमला करेगा तो इसी तरह के हमले करेगा। ये जो 100 साल की आपने बात कही, जो मेडिकल फैसिलिटी है, बायोटेक फैसिलिटी है, यहाँ कैंसर की दवाइयों पर रिसर्च चल रहा है। आपने कैंसर की दवाई की रिसर्च करने वाली फैसिलिटी पर बमबारी की है। आपने एक पुल उड़ा दिया है जो 2 शहरों को जोड़ता है। ट्रंप गए थे वहां ये कह के कि हम ईरान के लोगों को बचाने आए हैं। आप ईरान के लोगों को बचा नहीं रहे, आप ईरान के लोगों का जीवन ज्यादा मुश्किल कर रहे हैं। उनके जीवन को आप जोखिम में डाल रहे हैं, आप उनका जीवन नर्क बना रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि पावर प्लांट्स उड़ा देंगे, डिसैलिनेशन प्लांट्स उड़ा देंगे, डेंटल हॉस्पिटल वो उड़ा देंगे, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप एक सभ्य समाज के, एक सभ्य देश के, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लीडर है। 100 लीगल एक्सपर्ट्स ने, मीनाक्षी जी, दुनिया के 100 बड़े लीगल एक्सपर्ट्स ने अभी चिट्ठी लिख करके कहा है कि ये वॉर क्राइम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और जो वो स्टोन एज में ले जाने की बात कर रहे हैं, वाकई में फिर तो स्टोन एज में ही जा रहा है। आप जितने इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर उसको खत्म कर देंगे, रिसर्च फैसिलिटीज को खत्म कर देंगे, तो पाषाण युग में तो चला ही जाएगा ईरान। अमेरिका इजराइल को लेकिन ईरान ने धमकी दी है कि हमारे हथियार मत गिने, हमारे पास मिसाइल है और ड्रोन का इतना बड़ा जखीरा है कि हम अमेरिका और इजराइल को हद तक परेशान कर सकते हैं। एक बयान आपको सुना देते हैं। ये मत सोचो कि तुमने हमारे रणनीतिक मिसाइल बनाने वाले केंद्र, लंबी दूरी के हमलावर और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉर सिस्टम या हमारा खास सैन्य उपकरण नष्ट कर दिया है। ऐसा सोचने से तुम और ज्यादा मुसीबत में फंस जाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशीन जंगी अमेरिकाई साहयोनी। और ये बयान राहुल जी तब आ रहा है जब इतना कुछ ईरान ने गवा दिया है, लेकिन फिर भी जब IRGC के हाथ में है तो फिर कैसा सरेंडर, कैसी डील, कैसी बात? कोई डील नहीं होगी। वैसे भी जो ईरान है वो तो मना करता है कि हमारी कोई अमेरिका से डील नहीं है। उसने अमेरिका के जो प्रस्ताव उन्होंने पाकिस्तान या बाकी जरिए से भेजे थे वो भी प्रस्ताव उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं। उनका साफ कहना है कि हम जो है जब तक ये सारे हमले बंद नहीं होते और हमें एश्योरेंस नहीं दी जाती आगे के हमलों की, हम जो है ये वॉर बंद नहीं करेंगे। आपके कहने से वॉर बंद नहीं होगी। दूसरा मेरा ये कहना है कि जब आप किसी कंट्री को स्टोन एज में भेजने की बात करते हैं, जब उसकी चीज़ों पे हमला करते हैं, दवाइयों की फैक्ट्री पे हमला किया आपने, जो आयरन या स्टील बनाने की फैक्ट्रीज पे हमला किया आपने, उसके डिसैलिनेशन प्लांट एक जो है ईरान का कहना है कि उस पर हमला किया, आप पुलों पे हमला करें। पुल में ये बात आई है कि 90 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो जब आप स्टोन एज में भेजने की बात करते हैं तो वो देश और कट्टर होकर बाहर निकलता है। ऐसा नहीं है कि आप जब स्टोन एज में किसी को भेज दोगे तो और लोग मरे हुए होंगे और सब होगा तो वो बहुत जो है वो डेमोक्रेटिक हो जाएगा देश, वो और कट्टर हो जाएगा। तो आप कट्टरवाद की तरफ ईरान को भेज रहे हैं और ऐसे में अब ईरान जो है दूसरे देशों के, आसपास के देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। उसने इजराइल में एक पाइपलाइन है वाटर की, उसको निशाना बनाया है और बाकी सारी जगहों पे जब जो सैनिटेशन प्लांट्स हैं उसको वो निशाना बनाएगा तो पूरे अरब का क्या होगा? इसी तरीके से एक उन्होंने हमला किया है। पूरे अरब का क्या होगा जब वो वहां पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे हमले होंगे?
ईरान के सेना प्रमुख की अमेरिका को चेतावनी भी आई है कि एक भी सैनिक जिंदा बचकर नहीं जाएगा। अमीर हातामी ये बात कह रहे हैं, ईरान के सेना प्रमुख हैं। और ये बातें मैं फिर आपको कह दूं इस बैकड्रॉप में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि मैं ईरान को स्टोन एज में लेकर जाऊंगा। ईरान को लेकर अमेरिकी मीडिया का बड़ा दावा आया है। ईरान की मिसाइल ताकत अभी भी बरकरार है, ये CNN रिपोर्ट कर रहा है। CNN रिपोर्ट कर रहा है ईरान के पास मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता अभी भी बरकरार है। और CNN की रिपोर्ट तो हम सटीक मानकर इसलिए भी चल रहे हैं क्योंकि ये तो हम खुद देख रहे हैं अपनी आंखों से। इतना फायर पावर बचा है कि इतनी धमकियां, इतने हमले झेलने के बाद भी ईरान और मजबूत होकर बाहर निकल रहा है। ईरान युद्ध के बीच एक ट्रंप ने फैसला लिया है। ट्रंप ने अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को पद से हटा दिया है। आर्मी चीफ के अलावा ट्रेनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन कमांड के जनरल डेविड हॉडने को भी पद से हटाया गया है। साथ ही मेजर जनरल विलियम ग्रीन को आर्मी के चीफ ऑफ चैपलिन्स के पद से पदमुक्त कर दिया गया है। सवाल यह है कि पीट हेग्सेथ ये निर्णय ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। अजीत जी, क्या कहाँ कमी आ रही थी या ऑन गोइंग ऑपरेशन में, ऑन गोइंग वॉर में इतना बड़ा फैसला कैसे लिया? जब पिछली बार जब जनवरी में आए टेक ओवर किया, इनका इनॉग्रेशन हुआ राष्ट्रपति ट्रंप का, तो उन्होंने जो नेवी के हेड थे अमेरिकी नेवी के, उनको हटा दिया था। अमेरिकी एयरफोर्स के चीफ थे, उनको हटा दिया गया था। अमेरिकी सेना के जो प्रमुख है रैंडी जॉर्ज, इनको रखा गया था। ये 4 साल का इनका कार्यकाल है। 23 से ये बने थे तो इनको रहना था 27 तक। इनको हटाया गया है। ये इसलिए ये खबर है कि रैंडी जॉर्ज इस युद्ध में पैदल सैनिक उतारने के लिए तैयार नहीं, पक्ष में नहीं। हाँ, वो नहीं चाहते थे कि अमेरिकन सैनिक ग्राउंड पर उतर के ईरान में लड़े, क्योंकि वो लड़ चुके हैं ईरान में। पहले गल्फ वार में वो थे, वहां पर उन्होंने लड़ाई लड़ी है रैंडी जॉर्ज ने, और अफगानिस्तान की लड़ाई में भी थे। तो उन्होंने देखी है कि ये लड़ाई कितनी मुश्किल होती है, कितनी जाने जाती हैं। तो वो नहीं चाह रहे थे कि अमेरिकी सेना ग्राउंड पर उतरे। तो उनको पीट हेग्सेथ ने कहा कि आप रिजाइन करिए। अभी ये खबर है कि जो वहाँ वॉर सेक्रेटरी हैं, जो मतलब सेना के जो सेक्रेटरी हैं, वॉर सेक्रेटरी, उनको भी हटाया जा सकता है। ड्रिस्कोल संबोधन नाम है, डेनियल ड्रिस्कोल को भी हटाने की बात हो रही है। FBI के चीफ काश पटेल को लेकर के भी हटाने की चर्चा है। ये वहाँ एकदम ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ की जो एंटी वॉर लॉबी है वो बहुत एक्टिव हो गई है, और वो कह रहे हैं कि अमेरिका एंडलेस वॉर में नहीं रह सकता है। इतना कॉस्ट अमेरिका नहीं बेयर कर सकता है। और बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका अपना विरोध है। नवंबर में उनको मिड टर्म इलेक्शन में जाना है। और अभी जो स्थिति आप देख रहे हैं हम लोग, ये फायर पावर की जो बात है, अमेरिका उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है ईरान के, न उसकी मिसाइल फैसिलिटी का, न उसकी ड्रोन फैसिलिटी का। मिसाइल फैसिलिटी तो आपको दिखती भी है, ड्रोन फैसिलिटी तो ऐसी जगह से वो ड्रोन बना रहा है जहां आप देख भी नहीं पा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि अमेरिका उसी के ईरान के ड्रोन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर्ड करके ड्रोन तैयार कर रहा है ईरान से लड़ने के लिए। आप सुपर पावर हैं, आपको ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर करना पड़ रहा है उससे लड़ने के लिए। तो ये लड़ाई, इसका मतलब यही पे चर्चा करते वक्त मैंने बात बोली थी कि लूना के इंजन से जो अपना ड्रोन बनाकर उड़ा दे रहा है, वो उसकी टेक्नोलॉजी को तो रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए आपको कॉस्ट तो कट करना ही है ना। लुकास जो बनाया है अमेरिका ने, जो लुकास से अभी ये लोग अटैक कर रहे हैं, FLM-136 कुछ इस तरह का नाम है, लुकास ऐसे, वो इसी रिवर्स इंजीनियर टेक्नोलॉजी पर जो अमेरिका का जो ईरान का शाही ड्रोन है। USS अब्राहम लिंकन पर मिसाइल अटैक का दावा भी हुआ है। IRGC का कहना यह है कि USS लिंकन पर कई क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिकी फाइटर जेट के पायलट्स पर मिसाइल से हमला किया गया है। तो IRGC की ताकत दिखाई दे रही है। रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी खुद ईरान की ही वो अमेरिका अपना रहा है। मेरा सवाल ये है कि ये कौन से दबाव में है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप? वो ये जंग किस तरीके से आगे लड़ना चाहते हैं? जो पीट हेग्सेथ ने भी निर्णय लिया, उनके रक्षा मंत्री ने, कि इतने इम्पोर्टेंट पोजीशन पर बैठे हुए को पदों से हटा दिया गया, हटाया गया, इस्तीफा मांगा ही गया है, हटाया गया है। वो किस तरह से इस जंग को लड़ना चाह रहे हैं? देखिए, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का संबोधन भी था राष्ट्र को, उसमें भी बहुत सारे एनालिसिस हैं। उसमें भी ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है वॉर को लेकर, और वो ये कह रहे हैं कि अच्छा अब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवा लो जिसको खुलवाना है। वो ये कह रहे हैं कि अच्छा हम 2 हफ्ते तक ही ये वॉर जो है वो लड़ेंगे, 2-3 हफ्ते तक। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि बाकी सारे देश जिनको वो मान रहे थे कि वो आएंगे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो UK हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, ये सारे देश आने के लिए तैयार नहीं है इस वॉर में। कोई भी इस वॉर में अपने आप को शामिल करने की तैयार नहीं है। ऐसे में अमेरिका में
अंदर कीमतें बढ़ रही हैं, उसका प्रेशर अलग है। अमेरिका के लोग इस वॉर को नहीं चाहते, उसका प्रेशर अलग है। तो ये सारे प्रेशर जो हैं इस वक्त जो है डोनाल्ड ट्रंप पे हैं। दूसरी तरफ आप अभी बात कर रहे थे कि इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, आप ये देखिए एरिया बहुत सारे, 3 आप मान लीजिए, तीसरा भी पहुंचा नहीं है। एयरक्राफ्ट कैरियर को आपको दूर दूर 2000 किलोमीटर 2500 किलोमीटर पे लगाना पड़ रहा है। तो पास आने की वो गलती कर नहीं सकते, वो इस तरह की हालत है वहां पर। और आप ये बात कर रहे हो कि हम जो है बूट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब फौजी जो है अंदर भेजेंगे। क्या होने जा रहा है? अभी ईरान की तरफ से ये कहा गया है कि 70 लाख लोगों ने एनरोल करना शुरू कर दिया है फौज में वहां पर। तो जो थोड़ी भी एंटी इस्लामिक रिजीम अगर कोई वेव थी भी, तो वो वेव आज की तारीख में खत्म हो चुकी है, क्योंकि ना कोई प्रदर्शन हो रहा है। और अभी जैसे राहुल जी बता रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई IRGC ज्वाइन करना चाह रहा है, तो इस वक्त वो जो एंटी इस्लामिक रिजीम सेंटिमेंट थे वो भी खत्म होता जा रहा है। इधर IRGC ने एक और बड़ा दावा किया, अमेरिका की एक और फाइटर जेट उन्होंने गिरा दिया है। हॉर्मूज में अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराने की तस्वीर भी उन्होंने जारी की। ईरानी नेवी के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे कैसे मार गिराया वो दिखा रहे हैं। इधर ईरान ने इजरायली ड्रोन को भी तबाह किया। ईरान ने हर्मीज 900 को गिराया है। तो जो बात IRGC कह रही है कि अभी आप गिनती मत करिए कि मेरे पास कितने मिसाइल है, कितने ड्रोन हैं, हमने पूरा शहर बसा रखा है और इसलिए एक एक करके ये तबाही हो रही है। देखिए, ये अभी जो जिस फ्रस्ट्रेशन की भी बात हम लोग कर रहे थे, और जो आप देखिए एक तरफ डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, मतलब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन गए हैं नेतन्याहू और ट्रंप, और दूसरी तरफ कीर स्टारमर ने एक शांति की पहल की। उन्होंने कल दुनिया के देशों को कहा कि आइए बात करते हैं, होर्मुज शांति के साथ खुलवाते हैं। पहले खबर थी कि 35 देश जाएंगे, रात 60 देश शामिल हुए उसमें, और 60 देशों ने कहा कि हम लोग बातचीत करके और हम लोग डिप्लोमेटिक तरीके से होर्मुज को खुलवाते हैं। ट्रंप बिल्कुल अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। देखिए उनका फ्रस्ट्रेशन कितना बढ़ेगा, वो और बमबारी करेंगे, क्योंकि जो पीस डील कर रहे हैं, जो 60 देश बात करें, वो मामूली देश थोड़े हैं, भारत भी शामिल हुआ। कल भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री उस बातचीत में शामिल हुए। तो एक तरफ दुनिया चाह रही है कि ये चीजें खत्म हो, शांति बने, तेल खुले, सबके सामने बड़ी चिंता है। और ट्रंप को ये चिंता है कि हमारा तेल तो होर्मुज की खाड़ी से जाता नहीं है। तो अब सोचिए, ये वो ट्रंप है जो कभी कह रहे थे कि वो दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर हैं। आज इसी नोट पर दमदार 10 को हम यही खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, राहुल जी आपका भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के।